गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे पिछली क्लास में एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, तो हमने देखा जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा करता है कि मैं पैसा पे करूँगा एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के होने या नहीं होने के ऊपर। तो इसमें सिर्फ पैसा देने या लेने की बात होती है, और इसमें यह तय होता है कि एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी, इसीलिए इसको वॉइड में रखा हुआ है। तो हमने देखा था इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। इसके बाद ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स देखा जो कि वेजरिंग जैसे ही हैं, जैसे लॉटरी ट्रांजैक्शन, ये भी वेजरिंग ही कहलाता है। एंड साथ ही साथ लॉटरी इलीगल भी है। तो हर वेजरिंग इलीगल नहीं होता, बट लॉटरी को स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया है कि लॉटरी ट्रांजैक्शंस इलीगल है एज पर 294A ऑफ द आईपीसी। साथ में वहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको रन करती है तो फिर ये पूरी तरह से वैलिड होगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर चलाती है, अब या तो वो खुद रन कर रहे हैं या उनकी परमिशन के थ्रू ये चलाया जा रहा है, तो ये वैलिड रहता है सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। फिर क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशन्स, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक जिसमें हम जो व्यक्ति का सही जवाब है सबको अगर प्राइज दे रहे हैं तो ये वेजरिंग नहीं कहलाएगा। दूसरा जिसमें सब लोगों के जवाब इकट्ठा होते हैं, फिर उनकी एक चिट्ठी बनाई जाती है, उसमें से लकी ड्रॉ निकाल के एक व्यक्ति को हम प्राइज देते हैं, ये वेजरिंग कहलाएगा। क्योंकि ये गेम ऑफ चांस हो गया, किस्मत का खेल है, और इसीलिए ये वेजरिंग में कवर होगा। अगेन अगर 1000 रुपये तक प्राइज मनी है तो चलेगा। फिर हमने देखा स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स, जिसमें क्लियर इंटेंशन इज टू गिव द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया था या शेयर मार्केट का एग्जांपल था, तो ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। ये पूरी तरह से वैलिड होते हैं, बट अगर इसमें प्राइस डिफरेंस हम पे करने की बात करेंगे तो ये वेजरिंग है और ये वॉइड है। और हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन्स, ये वेजरिंग नेचर का ही है, बट फिर भी इसको वैलिड में रखा गया है। एक स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन दिया है कि अगर 500 रुपये या उससे ज़्यादा का इनाम घोषित किया जाता है हॉर्स रेस के विनर को पे करने के लिए, तो ये पूरी तरह से वैलिड होगा एज पर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर देखा हमने जो ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर है बट ये वॉइड नहीं है, इसमें अगेन वही ऊपर वाले ही पॉइंट्स थे। पहला तो वही था कमर्शियल ट्रांजेक्शन, जो यहाँ पे हमने समझा ये दो टाइप के होते हैं, एक कमर्शियल नेचर के, दूसरे वेजरिंग। तो कमर्शियल नेचर के हैं जहाँ पे इंटेंशन इज टू डिलीवर द गुड्स, तो ऐसे केस में ये वेजर्स नहीं है। वैसे ही गेम ऑफ स्किल्स, ये भी मैंने बताया, क्रॉसवर्ड पजल्स या बाकी की जो गेम ऑफ स्किल्स होती हैं ये पूरी तरह से वैलिड होती है, क्योंकि गेम ऑफ स्किल्स है, गेम ऑफ चांस नहीं है। लॉटरी जो था ये गेम ऑफ चांस है, या अगर ये भी गेम ऑफ चांस होगा तो फिर ये वेजरिंग माना जाएगा और फिर वॉइड हो जाएगा। ये भी हमने देखा था, अगर इसमें सबको प्राइज मिल रहा है तो वेजरिंग नहीं है, क्योंकि सबके स्किल्स के बेसिस पे प्राइज मिल रहा है। फिर इतना ही पड़ा था, इसके बाद के पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। चिट फंड ट्रांजेक्शन्स, चिट फंड क्या होता है? चिट फंड में लोग मिलके एग्री करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट वो लोग जमा करेंगे और बाद में एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वो पैसा इस महीने मिल जाएगा, उसको पे कर दिया जाएगा। एक सबसे सिंपल एग्जांपल देख के हम इसको समझते हैं। आपने देखा होगा एक महिला बचत गट होता है, तो हर कॉलोनी में एक छोटा सा महिला बचत गट हो जाता है, बीसी चलाते हैं वो लोग। आपने सुना होगा कि महिलाएं मिलती हैं एक पर्टिकुलर तारीख को, उसमें कुछ पैसा जमा करेंगी, जैसे 1000 रुपये हर मंथ का, टोटल फिर 10,000 रुपये जमा हो जाएगा, तो इस महीने वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे कि समझो एक कॉलोनी है, वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इन लोगों की सेविंग नहीं हो पाती, इनको अगर पैसा वगैरह बचाना है तो इनके पास कोई ज़रिया नहीं है, सब हाउसवाइफ है, तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग हर महीने की एक पर्टिकुलर तारीख डिसाइड कर लेते हैं, मान लो 20 तारीख, इसीलिए इसको बीसी बोलते थे, 20 तारीख को जनरली होती थी। इन लोग सब लोग पैसा जमा करेंगे, समझ लो 10,000 रुपये हर कोई जमा कर रहा है, टोटल 10 लोग हैं अगर, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा हो गया। इस बार ये 1 लाख रुपए एक पर्टिकुलर महिला को दे दिया जाएगा, जैसे समझो ये शर्माइन आंटी है, तो शर्माइन आंटी जी को 1 लाख रुपए इस बार मिल जाएंगे। अगले बार फिर से सब लोग मिलेंगे 20 तारीख को अगले महीने, फिर सब लोग पैसा जमा करेंगे, चिट्ठी बनाई जाती है, चिट्ठी निकालेंगे, ये भी चिट्ठी के बेसिस पे ही होता है। अब चिट्ठी में शर्माइन आंटी का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि उनको मिल चुका है बीसी। फिर इसके बाद दूसरा व्यक्ति, समझो तिवारी आंटी है, उनकी बीसी लग गई, तो उनको वो पूरा पैसा दे दिया जाएगा। अगले महीने फिर से ये लोग मिलेंगे, फिर अब ये दोनों का नाम नहीं रहेगा उस चिट्ठी में क्योंकि इन लोगों को मिल चुका है पैसा,
फिर गुप्ताइन आंटी है, उनको पैसा दे दिया जाएगा। ऐसा कर करके एक एक का नंबर आता है। आपने देखा होगा ऐसा कॉलोनी में महिलाएं मिलके कई बार एग्री करते हैं। तो ये जो है, यही जब बड़े पैमाने पे काम करते हैं, महिला बचत गट कहलाता है। इसको ही बड़े पैमाने पे अगर काम करते हैं तो हम चिट फंड बना के काम कर सकते हैं। तो चिट फंड जो है ये भी वैसे ही है, उसमें चिट्ठी निकालते हैं, सब लोग पैसा जमा करते हैं, जिसके नाम की चिट्ठी आई उसको पैसा मिलेगा विदाउट एनी बैंक वगैरह। यहाँ पे पैसा रेज हो जाता है, तो आपको बैंक की ज़रूरत नहीं होती, आपस के लोगों में से पैसा इकट्ठा होगा और बाद में उसको वापस मिल जाएगा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि झगड़े भी होते हैं। अगर चिट्ठी निकलती है तो फिर तो कोई झगड़े के चांस नहीं होते, बट कई बार म्यूचुअल एग्रीमेंट से कोई व्यक्ति पहले पैसा उठाता है तो उसमें फिर झगड़े होते हैं कि उसने पहले पैसा उठाया तो अगले बार उसको लास्ट में देंगे, ऐसा भी कई बार एग्री करते हैं। सो ये जो कार्य है यहाँ पे भी गेम ऑफ चांस होता है, क्योंकि चिट्ठी के बेसिस पे यहाँ पे पैसा मिलता है, बट फिर भी ये कोई वेजरिंग नेचर का नहीं है। ये मेन एम है इनका कि जो महिलाएं हैं जिनकी सेविंग नहीं हो रही, इन लोग के पास छोटे छोटे अमाउंट बचते हैं, बट उन लोग को बड़ा खर्चा करना है तो पैसा ही नहीं होता, तो इसीलिए इस प्रकार से इन लोग अरेंजमेंट चालू करते हैं, जिसमें इन लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करेंगे। 1 लाख जमा हो गया, किसी को समझो फ्रिज लेना था तो वो फिर फ्रिज वगैरह खरीद सकते हैं वो पैसे ले जाके। सो इस प्रकार से इन लोग की थोड़ी थोड़ी करके सेविंग हो जाती है। सो इसीलिए ये बचत गट चालू हुए, और वही जब बड़े पैमाने पे हम काम करते हैं तो चिट फंड करके काम होता है। तो इसीलिए इसको चिट फंड बोलते हैं, क्योंकि चिट्ठी निकालते हैं और जिसका नाम आता है उसको पैसा मिलता है। डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ वेजर। इन केस ऑफ चिट फंड सर्टन नंबर ऑफ पर्सन, तो ये जैसे इन लोग हैं, डिसाइड टू कॉन्ट्रीब्यूट अ फिक्स सम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, and at the end of the month the amount so contributed is paid to the lucky winner of the lucky draw। तो इस प्रकार से पैसा जमा किया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो ये चिट फंड कहलाता है। तो चिट फंड भी जो है ये वेजरिंग में कवर नहीं होता, ठीक है। वैसे ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, अब इंश्योरेंस भी वेजरिंग नहीं होते। इंश्योरेंस एक प्रकार के कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ के होने नहीं होने पे पैसा देने की बात होती है। जैसे कि समझो मैं हूँ, मुझे मेरी कार की बड़ी फिक्र है कि यार इतनी महंगी कार मैंने खरीद लिया, ऑडी R8। अब मुझे बड़ी फिक्र होती है कि मेरी कार का कोई नुकसान ना हो जाए, तो मैं इस कार को लेके जाता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूँ कि तुम मेरी इस कार का इंश्योरेंस कर दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे ठीक है, मैं इनको प्रीमियम पे करूँगा, और बदले में वो मुझे बोलेंगे दे विल पे, दे प्रॉमिस टू पे क्लेम। ये कब दिया जाएगा? इन द इवेंट ऑफ लॉस। अगर लॉस होगा तो पैसा देंगे। सो यहाँ पे भी एक संभावना है कि शायद कल चलकर पैसा न भी देना पड़े। जैसे मेरे कार का कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर नुकसान हो जाता है, समझो ये कार जल जाती है, नेस्त नाबूद हो गई, किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय हो गई, तो ऐसे केस में अब इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे द क्लेम। तो यहाँ पे भी एक फ्यूचर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है कि आगे चल के अगर नुकसान होगा तो पैसा मिलेगा, नुकसान नहीं हुआ तो कोई पैसा नहीं देना है। बट ये वेजरिंग नेचर का नहीं है, ये प्रॉपर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज कंसिडरेशन देती है। एक कंसिडरेशन देती है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, ये फ्री में मेरा नुकसान भरपाई करने का वादा नहीं कर रहे, इसके बदले ये मुझसे चार्जेस लेते हैं जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और ये प्रॉपर कैलकुलेट किया होता है कि कैसे क्या प्रीमियम निकालना चाहिए ताकि हमको नुकसान ना हो। तो इंश्योरेंस कंपनीज बहुत कम दाम में, समझो 10 लाख की कार है तो सिर्फ 15-16 हज़ार रुपये में वो आपको इंश्योरेंस दे देंगे। सो इन लोग इतने सस्ते में देते हैं, फिर भी इनको बहुत फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है इंश्योरेंस कंपनीज। तो खास तौर पे उसमें भी LIC जैसी जो कंपनी है वो तो खतरनाक प्रॉफिट में चलती हैं। सो ये जो है इंश्योरेंस वगैरह, तो ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये वेजरिंग में नहीं आते। इनके बारे में और डीप में चर्चा करेंगे हम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी पढ़ेंगे, तो वहां पे हमको ये डीप में समझना है। अभी का इतना ध्यान रखो। सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक प्रकार का कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं आगे समझेंगे। एंड ये पूरी तरह से वैलिड होता है अंडर द लॉ, एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेजरिंग एग्रीमेंट्स।
अब इफेक्ट क्या होता है वेजरिंग एग्रीमेंट का? अगर एक एग्रीमेंट वेजरिंग के नेचर का है, अगर वो सट्टेबाजी के नेचर का है, तो फिर इसका क्या फर्क पड़ेगा? जैसा कि मैंने बताया, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वैसे तो वॉइड होते हैं, ये आपका मेन रूल हो गया। लेकिन हर स्टेट को अधिकार होता है कि वो अपने लिए खुद के कानून बना सकते हैं, और महाराष्ट्र और गुजरात ने वेजरिंग एग्रीमेंट को सिर्फ वॉइड ही नहीं, साथ में इलीगल भी बताया है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वैलिड है या वॉइड है। तो इफेक्ट ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट हम एक छोटे से ट्री डायग्राम से समझ लेते हैं। तो कहाँ हो रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये हो रहा है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो अलग रूल है, और अगर अदर स्टेट्स में हो रहा है तो अलग रूल है। सो इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर, अब मैं फिर से पूरा नहीं लिखता, ऊपर लिखा है इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। सो दीज आर, सच एग्रीमेंट्स आर इलीगल एंड ऑल्सो वॉइड, क्योंकि आपको पता है जितने इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं सब वॉइड भी होते हैं, ठीक है। बट इन अदर स्टेट्स दीज एग्रीमेंट्स आर ओनली वॉइड बट नॉट इलीगल। तो महाराष्ट्र गुजरात में अगर आप वेजरिंग नेचर का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीधा ये इलीगल है, इसके लिए जेल वगैरह टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। बट बाकी की जगह ये सिर्फ वॉइड है, ये इलीगल नहीं है। दैट मीन्स इसमें आप रिकवरी वगैरह तो नहीं कर पाओगे, बट ये ऐसा कोई क्राइम टाइप नहीं होगा कि आपको जेल वगैरह हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इलीगल नहीं कहलाएगा। सो हर स्टेट को अधिकार होता है वो अपने स्टेट के लिए कानून बना सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र है, उन्होंने इसके लिए कानून बनाया। बहुत सारे कानून हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र में अप्लाई होते हैं या कोई पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई होते हैं। जैसे अपने यहाँ पे खैनी, गुटखा, जर्दा ये सब बैन है, अपने यहाँ पे नहीं खाना चाहिए ये, तो अपने यहाँ इलीगल है सीधा सीधा। तो ये जो मानिक चंद है, पान पराग है, विमल है, ये सब बैन है अपने यहाँ, तो इसीलिए ज़्यादा बिकती है, छुपा छुपा के बेचते हैं लोग, लेकिन ये इलीगल है अपने यहाँ। तो गुटखा, पान मसाला महाराष्ट्र में पूरा इलीगल है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने गुजरात में, स्टेट गुजरात की गवर्नमेंट ने वहाँ पे लिकर को इलीगल रखा है। पूरा ड्राई स्टेट है, वहाँ पे लिकर ट्रेडिंग नहीं हो सकती, कोई खरीद बेच नहीं सकता। ऐसे अलग अलग स्टेट अपने अपने कानून बनाते हैं, हर स्टेट के अलग अलग राइट होते हैं। अपन ने एकदम पहले चैप्टर में देखा था कि 3 प्रकार की लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक स्टेट लिस्ट, दूसरी नेशनल जो सेंट्रल लिस्ट है जिसमें देश के पूरे कानून बनते हैं, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो ऐसे जो हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ये बाय लोकल स्टैट्यूट महाराष्ट्र और गुजरात ने इलीगल बोला है इनको। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा इनके कोलैटरल ट्रांजैक्शंस पे। मेन एग्रीमेंट तो दोनों ही केसेस में वॉइड है, लेकिन सोच के देखो, समझो अगर महाराष्ट्र गुजरात में आप ऐसा कुछ कार्य करते हैं, समझो आप हो मिस्टर ए, आपने सट्टा लगाए कि अगर आज आरसीपी जीतेगी तो मुझे आप पैसा देंगे, और नहीं जीतेगी, हार जाएगी तो पैसा मिल जाएगा। या जाने दो, इंडिया पाकिस्तान पे ही लगाते काय को बेचारे। तो आपने एक बुकी है बी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया वेजरिंग नेचर का, जिसमें आपने बोला कि अगर आज इंडिया जीतेगी तो तुम मुझे पैसे देना, और हारेगी तो मैं तुमको पैसे दूंगा। मान लो इंडिया हार गई, अब आपको यहाँ पे पैसा पे करना है, तो मनी इज पेएबल। क्योंकि आप यहाँ पे हार गए इस पर्टिकुलर वेजरिंग एग्रीमेंट में, ये वेजरिंग है, सट्टा लगाए। अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये महाराष्ट्र और गुजरात के केस में हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ये इलीगल है एंड साथ में वॉइड भी है। अब मान लो आपके पास पैसा नहीं था,
अब बुकी आपके पीछे पड़ गया, पैसे मांग रहा है। जब भी ऐसी कोई तकलीफ होती है तो याद आता हूँ मैं, आप मेरे पास आते हैं, सर 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 वो सट्टा लगाया था, थोड़ा हार गया हूँ, तो पैसे मिलेंगे क्या, 1 लाख रुपए पे करना है। मैं बोलता हूँ ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे, मैं आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन दे देता हूँ। इस एग्रीमेंट को हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलेटरल। तो यहाँ पे मैंने आपको लोन दिया, एक इलीगल काम को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। ऐसे केस में ये जो कोलेटरल है इसको भी हम क्या मान लेंगे, तो इट इज ऑल्सो डीम्ड एज इलीगल एंड हेंस वॉइड। इलीगल होने के कारण ये भी वॉइड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं आपको लोन देता हूँ तो मैं ये वापस भी नहीं ले सकता, क्योंकि रेस्टिट्यूशन वगैरह नहीं होता, तो यहाँ पे पैसे वगैरह रिकवर नहीं किए जा सकते। तो अगर आप जीत भी जाएंगे और कल चलकर ये मना करेगा तो आप इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। तो इसमें दिक्कत यही होती है कि अपन उसको मना नहीं कर सकते, वो घर पे आ जाएंगे, मारपीट करके पैसे ले जाते हैं, लेकिन वो लोग मना करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए सट्टेबाजी करो ही मत, सबसे अच्छा तो अच्छी होता है, सब छोड़ दिया करो। तो ठीक है, खैर यहाँ पे कोलैटरल ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, ये भी इलीगल और वॉइड हो जाते हैं। तो मेन एग्रीमेंट क्योंकि इलीगल एंड वॉइड है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी इलीगल एंड वॉइड हो जाएंगे। बट यही कार्य अगर होता है समझो किसी दूसरे स्टेट में, मान लो ये सेम चीज हो रही बिहार में, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी होता नहीं, ठीक है, होना चाहिए। फिर से कौन बनाएगा इतना सारा, बनाना ही पड़ेगा लगता है। हाँ अब हुआ कॉपी। अब यही चीज अगर हो रही है समझो दूसरे कोई स्टेट में, तो ऐसे केस में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। लोन तो ठीक है, अगर यही कार्य आप कर रहे हैं कोई दूसरे स्टेट में, समझो बिहार में जाके आपने सट्टा लगाए, आप हार गए, आपको पैसा देना है, इसके लिए मैं आपको पैसा पे करता हूं, तो बिहार में क्या ये इलीगल है, तो नहीं, इट इज ओनली वॉइड बट इट इज नॉट इलीगल। ये इलीगल नहीं है, ये सिर्फ वॉइड है। और अगर मैं आपको इसके लिए पैसा पे कर रहा हूं तो मेरा एग्रीमेंट कैसा रहेगा, तो ये पूरी तरह से वैलिड रहेगा, क्योंकि मैं कोई इलीगल काम को बढ़ावा नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में कोलैटरल ट्रांजैक्शंस आर परफेक्टली वैलिड। ये जब आप छोटे थे, बचपन में हमने देखा था, आप इतने इतने से थे, आए थे सर हमको लॉ पढ़ाओ लॉ पढ़ाओ, तब मैंने आपको बताया था कि कोलैटरल ट्रांजैक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो टेंटेड विथ इलीगलिटी एंड हेंस वॉइड, बट कोलैटरल टू अ वॉइड एग्रीमेंट विच इज नॉट इलीगल इज परफेक्टली वैलिड। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो फर्क ये पड़ता है कि अगर आप वेजरिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात में, तो इससे कोलैटरल भी इलीगल और वॉइड हो जाएगा, लेकिन बाकी के स्टेट में ये कोलैटरल पूरी तरह से वैलिड है, तो मैं अपना लोन आपसे वापस रिकवर कर पाऊंगा। ठीक है, तो दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है। बाकी मेन एग्रीमेंट तो दोनों ही केसेस में वॉइड है, बट कोलैटरल में फर्क पड़ गया, यहाँ पे ये वॉइड है और यहाँ पे ये वैलिड हो जाता है। ठीक है, सो ये फर्क पड़ता है मेन। तो ऐसा है, सो इतना रीड करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सो इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट इन होल ऑफ इंडिया, अगर आपको ऐसा स्पेसिफिक महाराष्ट्र गुजरात का पूछेंगे नहीं तो आप महाराष्ट्र गुजरात के बारे में नहीं लिखेंगे। आपको अगर एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या वेजरिंग एग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं,
जनरल एक वर्ड में अगर मैं पूछूं तो नहीं बोलोगे, क्योंकि हम पूरे देश की एग्जाम दे रहे हैं, हम सिर्फ एक नॉर्मल स्टेट के लेवल के एग्जाम नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए हम पूरे देश के हिसाब से पहले आंसर लिखेंगे। सो एक्सेप्शनल केस में इट इज इलीगल, सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में। बाकी जनरल रूल है दीज आर ओनली वॉइड एंड नॉट इलीगल। ठीक है, सो वही दिया है, इन होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में एक एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर ये सिर्फ वॉइड होता है, इट विल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। दो वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड है, बट इसके कोलैटरल ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से वैलिड रहेंगे। ये पूरे भारत की बात हो रही है। Thus a broker in a wagering transaction can recover his brokerage, तो कोलैटरल है, ब्रोकर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। Similarly, principal can recover from his agent the prize money received by him on account of wagering transaction, और इसीलिए वेजरिंग एग्रीमेंट्स ये सिर्फ वॉइड होते हैं बट इलीगल नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर यही कार्य हो रहा है महाराष्ट्र या गुजरात में, so in the state of Maharashtra and Gujarat, wagering agreements are by local statute not only void but also illegal. Thus, collateral transactions will also be illegal and void. तो यहाँ collateral भी void हो जाएंगे। ऊपर collateral transactions would have been valid, यहाँ पे these will be illegal and void। ठीक है, तो ऐसा है। अब एक डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वैसे हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आगे चल के, बट अभी जितना काम का है उतना मैं बताते जाता हूँ और अपन आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेरी कार का मैंने इंश्योरेंस करा लिया, तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना। सो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डीप में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा करता है कि मैं तुम्हारा नुकसान रीपे कर दूंगा या तुम्हारे नुकसान से तुमको बचा लूंगा, तो ये इंडेमनिटी कहलाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी वही करती है कि अगर आपका लॉस हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग उसकी भरपाई करेंगे, ये इंडेमनिटी हो गया। सो मीनिंग इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी टू इंडेमनीफाई द लॉस, नुकसान की भरपाई करना। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, तो डेफिनेशन दी है, इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के होने नहीं होने पे पैसा देने लेने की बात है। कंसीडरेशन, आप देखोगे कि वेजरिंग एग्रीमेंट में कंसीडरेशंस नहीं होते, एक ही पार्टी को कुछ ना कुछ मिलेगा, दूसरे को कुछ नहीं करना है। बट इंश्योरेंस में आप देखोगे कंसीडरेशन होता है, प्रीमियम दिया जाएगा और दूसरा फिर वादा करेगा कि मैं तुमको पैसा पे करूंगा इन द इवेंट ऑफ लॉस। सो द crux of insurance contract is mutual consideration, premium by one party and compensation या claim amount by the other। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता, देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन दी पार्टीज, इट इज जस्ट द गैम्बलिंग फॉर मनी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स मैं अगर कोई चीज का इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो मेरा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं, मेरा मोबाइल है तो इसका इंश्योरेंस कराऊंगा क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है, अगर वो टूट जाता है तो मेरा लॉस होगा, तो मैं उसका इंश्योरेंस कराऊंगा। अगर कोई और व्यक्ति का मोबाइल है उसका मैं इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा, मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे सालवन सर है, उनका मोबाइल रखा था, यहाँ पे उनका मोबाइल है तो ये गिरने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सो मैं उसका इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा। तो इंश्योरेंस जब भी कराते हैं तो एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो जिसका भी इंश्योरेंस हो रहा है वो चीज़ में हमारा एक इंटरेस्ट होना चाहिए। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पे हमेशा रहता है। इंश्योर्ड पार्टी हैज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी सॉट टू बी इंश्योर्ड। लेकिन वेजरिंग में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं आती। देयर इज ओनली बेटिंग ऑन अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सिर्फ बेटिंग है, ये सट्टेबाजी के नेचर का है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। इंडेमनिटी का मतलब है नुकसान की भरपाई करना। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए नहीं है इंडेमनिटी क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में कभी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। समझो आज मैं घर जाते जाते गचक गया, तो कितना लॉस हुआ यही नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का लॉस होगा, मेरे फैमिली वालों का, कैब्स का, आप लोगों का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी लॉस हो सकता है। तो ऐसे कितना लॉस हुआ है यही मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जब नुकसान ही नहीं निकाला जा सकता तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो किसी की डेथ की कभी भरपाई नहीं होती, इसीलिए वो इंडेमनिटी नहीं है।
बट बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट्स जो रहते हैं वो इंडेमनिटी में कवर होते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी इंडेमनिटी में कवर होता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, बाकी के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है जो इंश्योर्ड पर्सन को लॉस की भरपाई करके देते हैं। लेकिन वेजरिंग इंडेमनिटी नहीं है, यहां तो सिंपली लूजर हैज टू पे द अमाउंट इन ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट। एनफोर्सेबिलिटी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से वैलिड होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल होते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है, कितना प्रीमियम लिया जाएगा उसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशंस होते हैं। सो ऐसा नहीं कि कितना भी प्रीमियम बता दिए, क्योंकि अगर ये प्रीमियम गलत कैलकुलेट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी डूब सकती है पूरी। तो इसीलिए इनको कैलकुलेट करने वाले बहुत बड़े लेवल पे लोग होते हैं जिनको एक्चुरीज बोलते हैं। तो एक्चुरी करके एक और कोर्स होता है, आप वो भी कर सकते हैं, दो जगह से होता है। एक तो इंडिया का है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया करके एक संस्था है, जैसे आईसीएआई है वैसे ही। तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक कानून है, उसके तहत एक्चुरीज का अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो खतरनाक लेवल पे होती है उसकी एग्ज़ाम, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो बहुत सारे सीए लोग भी, सीए में रैंक लाने के बाद भी लोग नहीं कर पाए, ऐसे भी होते हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स का खेल होता है और पूरा प्रोबेबिलिटी की बात होती है, कितना नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि इंश्योरेंस वाले जो ये कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम, पूरा रिवर्स कैलकुलेशन पे होता है। पहले वो देखेंगे कितने लोग इस साल हमारे पास इंश्योरेंस करवा सकते हैं, फिर वो देखेंगे उनमें से कितने लोगों की डेथ हो सकती है, फिर उनको कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है, फिर रिवर्स कैलकुलेट करके वो निकालते हैं इतना प्रीमियम लेंगे तो हम नुकसान में नहीं रहेंगे। क्योंकि हर कोई की डेथ होगी ऐसा थोड़ी होता, या हर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ऐसा नहीं होता। तो ऐसा, लेकिन कभी कभी नुकसान हो भी जाता है। कोविड के टाइम खतरनाक नुकसान हो गया था इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्लेम आने लग गए थे। तो ऐसे होते हैं कभी कभी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। वो तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, उसमें तो अच्छे खासे चलते बिजनेस भी डूब गए बहुत सारे। सो ये जो प्रीमियम होता है ये बहुत ही लॉजिकल कैलकुलेट किया जाता है, लॉजिकली उसमें प्रॉपर कैलकुलेशंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है, उसके बाद कैलकुलेट होता है। सो प्रीमियम का कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एक्चुरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। तो प्रॉपर साइंटिफिकली उसको कैलकुलेट करते हैं, पिछले साल का डेटा, पिछले 10-15 साल के डेटा निकाले जाते हैं और पूरा उसका कैलकुलेशन किया जाता है, सो रिस्क के बेसिस पे। लेकिन वेजरिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैं और आप अगर सट्टा लगा रहे हैं तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा। अगर मुझे लगता है 1 लाख रुपए है मेरे पास, मैं पूरे का सट्टा लगा सकता हूँ। सो इसमें कोई ऐसा रीजनेबल कैलकुलेशन नहीं है कि कितने का सट्टा लगाना। तो जितनी ताकत है, जितने पैसे उतने का सट्टा लगाते हैं, उसमें कोई रीजनेबल कैलकुलेशन नहीं होता, साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं होता। So no such logical calculations are required in case of wagering agreements. Public welfare, insurance contracts are for the benefit of public, जबकि wagering agreements are opposed to public policy. These are against public welfare. ठीक है, so ऐसा है। so ये हो गए आपके कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंश्योरेंस एंड वेजरिंग। अब यहाँ तक कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए बड़ा हो गया क्योंकि एक ही चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स डाल दिए गए। सो पहले मेरे बुक में अलग अलग थे ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स, सबके अलग अलग चैप्टर थे। फ्री कंसेंट अलग था, फिर वॉइड एग्रीमेंट्स अलग था, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज अलग था। बट अभी इंस्टीट्यूट ने जो न्यू मॉड्यूल बनाया उसमें उन्होंने एक अदर एसेंशियल एलिमेंट्स करके चैप्टर बनाया और उसमें सब डाल दिया। तो सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस अलग रखा है और कंसीडरेशन अलग रखा है, बाकी सब जितने एसेंशियल एलिमेंट है वो सब ये चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये पॉइंट्स ये वाले चैप्टर में इसीलिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप देखोगे तो लगभग 40-45 क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजीली आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो पहले आप हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस आप सिर्फ पढ़ लोगे और समझ लोगे, और उसको कैसे लिखना है अगर आप दिमाग में भी वो बना लेते हो कि किस प्रकार से हम लिखेंगे तो चलेगा। बट 2-3 क्वेश्चन कम से कम लिख के देखो। अब ये वाला चैप्टर बड़ा है तो इसमें थोड़े ज़्यादा लिख के देखो। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन, लगभग 10% के आसपास, 10-15% लिखने का ट्राई करो। जैसे 40 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन लिख के देख लिए। तो इस प्रकार से आप थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो जम जाएगा। और ये साल आपके पास टाइम होता है लिखने का, अगले साल से तो लिखने को कोई बोलता ही नहीं,
क्योंकि टाइम ही नहीं होता, इंटर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो ये कुछ दिन है मेहनत के, कुछ दिन अच्छे से मेहनत कर लो तो इजीली फिर आपको आगे कोई पढ़ने को बोलेगा नहीं, इजीली आप फिर फाइनल वगैरह तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा फाइनल इजी है, बट वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे अभी देखो, आपको फाउंडेशन पढ़ने को 4 महीने की क्लास होती है, 3.5-4 महीने की क्लास, और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करोगे और एग्ज़ाम दोगे। उसके बाद इंटर में टाइम बहुत कम मिलता है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसीलिए फाउंडेशन और इंटर जाता है, क्योंकि कोर्स बहुत वास्ट है और टाइम बहुत कम है। आप फाउंडेशन में इतना पढ़ते हैं जितना आप 11th-12th मिला के भी नहीं पढ़ते, सो उतना आपको पूरा फाउंडेशन में पढ़ना है, और टाइम उससे आधा भी नहीं है, 1 साल भी नहीं है आपके पास, तो मुश्किल से 6 महीने मिलते हैं। तो 6 महीने में आपको इतना सारा पढ़ना है जितना आप 2-2.5 साल में पढ़ते हैं। तो इसीलिए कोर्स डिफ़िकल्ट हो जाता है, बाकी ऐसा कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी मेहनत कर लोगे तो फिर आगे पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार फाउंडेशन निकल गया, फिर इंटर निकल गया, तो फाइनल की एग्ज़ाम एकदम 3 साल बाद आने वाली है। तो इंटर में भी टाइम नहीं मिलता है, यहाँ से जैसे आप फाउंडेशन क्लियर करोगे तो उसके बाद आप इंटर की जो एग्ज़ाम रहेगी ना, उसके लिए आपको सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम मिलेगा। जैसे फाउंडेशन का आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारी क्लासेस चालू होती है, वो क्लासेस चलती 6 महीने। तो 6 महीने में पूरी क्लासेस में जितना हो रहा है उतना काम होगा, उसमें आपको सेल्फ स्टडी का बहुत कम टाइम मिलता है। घर पे जितना भी टाइम बचता है उसमें पूरा टाइम भी पढ़ाई करो तो भी पूरा रिवीजन नहीं होता। तो फिर भी ट्राई करना चाहिए, जितना भी क्लास में हुआ है उतना घर जाके पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होंगी ना, तुरंत 3 महीने बाद एग्जाम दिखेगी आपको, 2.5-3 महीने बाद। तो वहाँ पे टाइम इतना कम है और कोर्स यहाँ से लगभग 4-5 गुना है। तो यहाँ फाउंडेशन में जितना है उसका 5 टाइम्स हो जाता है, अगर ये एक्स है तो 5x हो जाएगा, और वहाँ पे टाइम आपके पास सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम है। तो वो सबसे डिफिकल्ट जाता है, तो फाउंडेशन और इंटर डिफिकल्ट जाता है, फाइनल डिफिकल्ट नहीं जाता, क्योंकि फाइनल में आपके पास टाइम बहुत है। फाइनल में कोर्स 3 गुना हो जाता है इंटर का, तो इंटर में 5x था तो वहाँ 15x हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन वहाँ टाइम भी बहुत ज़्यादा है। आपको आर्टिकलशिप रहेगी 2 साल आर्टिकलशिप, उसके साथ अगर आप 2-2 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करते हैं, कि 4 महीने में 2 सब्जेक्ट उठा के प्रिपेयर कर लिए, यहाँ तो 4 महीने में सब कर रहे हैं अपन। वहाँ पे आप 2-2 सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद रिवीजन भी अच्छे से करते हो, तो खतरनाक टाइम है वहाँ। पूरा 3 साल का टाइम मिलता है, 2 साल आर्टिकलशिप, फिर प्रिपरेशन, उसके बाद एग्ज़ाम, तो लगभग 2.5-3 साल का टाइम मिल जाता है आपको। तो उसमें फिर इतना डिफिकल्ट नहीं जाता। तो ये अभी के जो साल भर है, 1-1.5 साल उतना मेहनत कर लो, तो अभी नींद वगैरह सब भूल जाओ। ये नहीं, एक्चुअल में फैक्ट ये है कि आप, सबसे मेन चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नींद की बहुत बेकार आदत होती है, तो सोए पड़े रहते हैं, दिन में भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, पंखा देख रहे हैं, घूम रहा है पंखा, फिर सोच रहे हैं अब थोड़ी देर में नींद नहीं आई तो उठ के पढ़ाई करेंगे, फिर देख रहे 12 बजे हैं, 15 मिनट देखते, 15 मिनट देखे 12:15 बजे, फिर बोल रहे यार नींद आ तो रही थी, लगी नहीं, लेकिन फिर से फिर और 15 मिनट ट्राई करते हैं, ऐसा 15-15 मिनट करके 2 बजा दोगे रात के, लेकिन उठ के पढ़ोगे नहीं। ये बहुत गलत चीज़ है। सो तुरंत नींद नहीं आई ना, भक्क से उठे पढ़ाई करने लग जाओ, नींद अपने आप आ जाएगी फिर। सो नींद, हाँ, ऑटोमेटिकली आ जाएगी फिर। सो लेकिन वो टाइम वेस्ट मत होने दो, वो सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि सब लोग ये तो बताते हैं क्या करना, बट क्या नहीं करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टीव जॉब्स के लेक्चर्स सुना करो, तो उन्होंने बोला है क्या नहीं करना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्या करना है। जैसे सोना नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो बड़े बड़े लोग भी 4 घंटे सोते हैं, तो एक 73 साल का इंसान अगर 4 घंटे सो के पूरा देश चला सकता है, तो फिर अपन तो कर ही सकते हैं अपनी उम्र में, तो बहुत ईजी है ये, और ये पॉसिबल है। हम लोगों ने भी किया है, आप लोग भी कर सकते हैं, तो पॉसिबल है ये चीज़। तो अभी ये कुछ टाइम की बात है, 1.5 साल के लिए ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर लो, और उसके बाद फिर आप एंजॉय करते हुए आराम से फाइनल की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये 1.5 साल अगर अटक गए तो फिर तकलीफ है, फिर वही हर 3 महीने 6 महीने में वही एग्ज़ाम हो रही, इधर एग्ज़ाम हुई, फिर रिजल्ट नेगेटिव आया, फिर से अगली एग्ज़ाम की तैयारी, फिर कभी फ्रीच नहीं होंगे अपन, फिर वो चलता रहेगा। फिर उधर अपना अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, फाइनल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होते जाती है, तो उतने वो एक विशेष सर्कल में फंस जाते हैं फिर। और जो नहीं निकल पाते हैं उनको काफ़ी तकलीफ जाती है, क्योंकि सेकेंड टाइम वही चीज़ फिर से पढ़ना तो वो बहुत मुश्किल होता है। एक बार पढ़ लिए बहुत हो गया, एक बार में अच्छे से पढ़ लो तो इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन वही बार बार पढ़ने में फिर तकलीफ होती है। सो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी अटका था फाइनल में,
तो फाइनल इजी होता है, बट उस टाइम थोड़े अलग हालात थे, उस टाइम इंटर के साथ आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी। सो इंटर और डिफिकल्ट होता था वहाँ पे भी, तो वहाँ पे फाउंडेशन इंटर मेरा फर्स्ट इसमें निकला था, लेकिन फाइनल में मैंने खुद ही थोड़ा लीनियंसी लेके आया। मैंने सोचा ये क्या पढ़ाई वढ़ाई फालतू चीज़ें हैं, थोड़ा एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। तो एग्ज़ाम है फाइनल की, एक महीने पहले मैं गोवा में बैठा हुआ हूँ, ऐसे सब हरकतें किया था। सो खुद ही मैंने खुद से ही एग्ज़ाम को सोचा था अगले बार निकालेंगे, और इसीलिए मैंने फिर उस टाइम पढ़ाई नहीं किया। एक्चुअली फैक्ट ये है, मैं बोर हो गया था बहुत, मैं बोला क्या पढ़ना, बाद में पढ़ लेंगे। तो फिर दोस्त यार हैं, उनके साथ घूमना फिरना वो सब चालू हो गया था, और उसमें भी रिग्रेट नहीं है। आज जो भी दोस्त लोगों के साथ घूमने गए थे, गोवा वोवा गए थे, सब बड़े बड़े क्लाइंट हैं मेरे अभी। तो कोई बिल्डर बन गया, कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है, एक डॉक्टर भी बन गया। तो ऐसे भी लोग, मैं साइंस से हूँ, तो साइंस के इंजीनियरिंग और साइंस वाले ज़्यादा फ्रेंड्स हैं मेरे, तो कॉमर्स वाले कम हैं। तो साइंस वाले जो थे उन लोग अच्छे अच्छे कहीं ना कहीं लग गए, तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं वो भी रिलेशंस भी काम आते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ, लेकिन पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको जो सही लगता है वो करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं नहीं थोड़ा टाइम अपन ब्रेक ले सकते तो ले सकते, लेकिन वो थोड़ा टाइम आपके खुद की जिम्मेदारी को समझते हुए होना चाहिए। वो शर्मा सर बोलते हैं ना, जिम्मेवारी का एहसास नहीं है, तो वो जिम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है। तो आपको जब वो जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तो फिर आपको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो अंदर से ही वो इंटरनल मोटिवेशन आता है। तो खैर, तो पढ़ाई करो, मेन यही बोलना है मेरा कि अभी ये टाइम है पढ़ाई करने का, और धीरे धीरे आप नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज़रूरी अपने अंदर के रावण को मारना है, उतना ही कुंभकर्ण को मारना भी ज़रूरी होता है। तो ज़्यादातर लोग उसके कारण पीछे हो जाते हैं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप जब सो रहे हैं तो कोई ना कोई है जो मेहनत कर रहा है। आपने वो 12th फेल देखे होंगे, तो कितनी मेहनत करते हैं लोग। तो ये तो भी उतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप यूपीएससी से कंपेयर करें तो सीए उतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। तो यूपीएससी वगैरह तो और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसमें कोर्स ही नहीं होता, उसमें पता ही नहीं होता क्या आएगा। करंट अफेयर्स भी पूछ लेंगे, साइंस भी पूछ लेंगे, कॉमर्स भी पूछ लेंगे, कुछ भी पूछते हैं उसमें। अपने पास कम से कम एक लिमिटेड कोर्स है, भले लिमिटेड बहुत है लेकिन लिमिटेड तो है, अनलिमिटेड तो नहीं है। एक लिमिटेड है कि इतना ही आएगा, कोर्स इतना ही है। वहाँ पे कोर्स की लिमिट भी नहीं है, वो अनलिमिटेड है। यहाँ कम से कम अपने पास एक दायरा है कि इतना आएगा, भले वो दायरा बहुत ज़्यादा है बट फिर भी अपने पास लिमिट है, अपन पढ़ सकते हैं उतना। सो कोशिश करो, आराम से पास होते हैं। और कभी भी ऐसा लगे तो मेरे तरफ देख लेना कि अगर ये कर सकता है तो यार अपन तो कर ही सकते हैं। तो मैं बहुत नहीं पढ़ता था, मेरे को 10th में 70% थे सिर्फ, और 12th में 60% पे आ गया था, साइंस से था, और साइंस स्टेट बोर्ड, और 60 पे आ गया था। और उसके बाद भी फिर सीए में एक बार में पास हो गया था, सिर्फ फाइनल में खुद के कारण ही, क्योंकि वही मैं पढ़ने वाला था नहीं और पढ़ाई बहुत कर लिया था। तो ऐसा लग रहा था यार हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रुक जाते हैं। तो वो रुक गया था थोड़ा। तो खैर, ये फ़र्क पड़ता है आप कितनी मेहनत करते हैं, और दूसरा उस टाइम पे कितनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि अपना कॉम्पिटिटिव टाइप की एग्ज़ाम होती हैं कि भाई बाहर बाजू वाला कितनी मेहनत कर रहा है और अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है लिमिटेड ही लगेगा, और बहुत कम लगता है रिजल्ट, आपको पता है। जैसे अगर टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं अपने, समझो यहाँ से पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 40% भी रिजल्ट लगा फाउंडेशन में, एकदम बेस्ट केस, तो 400 लोग ही आगे जाएंगे इंटर में, सिर्फ 400 लोग। फिर वो 400 लोगों में अगर समझो 10% भी रिजल्ट लगा, वो भी बेस्ट केस हो गया। 10% का रिजल्ट लगा तो 40 लोग फाइनल में जाते हैं, और फाइनल में 10% रिजल्ट लगा तो सिर्फ 4 लोग सीए बनते हैं। तो ओवरऑल अगर आप 1000 लोगों से कंपेयर करो तो 4 लोग सीए बनेंगे। सो बहुत कम रिजल्ट लगता है। पूरे देश भर में 4 लाख भी सीए नहीं है, शायद आपको पता नहीं होगा। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4 लाख सीए है, 3,86,000 कुछ है, 3,86,000। तो इतने कम सीए हैं, तो आप परसेंटेज वाइज निकालो तो 0.00 कुछ तो भी निकलेगा। तो इतने कम सीए हैं। तो दिक्कत वही है कि कोर्स वास्ट है, और हम लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करना चाहिए। अपन इसको 11th 12th जैसा, बीकॉम जैसा उठा लेते हैं कि चलो घर पे देख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्लास के साथ में पढ़ना जरूरी है। तो जनरली मैं ऐसे मोटिवेशन देता नहीं, बट ज़रूरत रहती है कभी कभी। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ, ज़्यादातर तो मैं बोलता नहीं। मेरा ऐसा सोचना है, बच्चे उतने समझदार हैं कि भाई पढ़ाई कर लेंगे, और अपन अपना काम अच्छे से करते हैं, बाकी बच्चों का काम है वो उन्होंने अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, कोई हो सकता है 100 में से 90 लेके आ जाए, कोई हो सकता है 40 पे अटक जाए, कोई हो सकता है 25 ही लेके आए। तो हमने तो सबको एक ही पढ़ाया,
तो कहीं ना कहीं आपकी भी मेहनत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसीलिए मेहनत करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजीली क्लियर होते हैं अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो पहले ही बताया था मैंने, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अभी भी नहीं बनाए होंगे तो अभी से शुरू कर दो, अभी से भी शुरू करोगे तो टाइम नहीं बीता है, अभी भी आराम से क्लियर होते हैं। ठीक है, सो पढ़ाई करो और लिख के देखो थोड़ा बहुत, आगे टाइम नहीं मिलने वाला, अभी लिखने पे थोड़ा फोकस चालू करो। चलो कोई डाउट होंगे तो पूछ लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पूरे 4 चैप्टर में पुराने अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ, किसमें? हाँ, बताओ ना, क्या डाउट है? सेकंड क्वेश्चन, ये तो वैसे ही है, इनविटेशन टू ऑफर वाला है, वो मैंने बताया था आपको। नहीं, जनरल ऑफर ऑफर हुआ ही नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर कब होता? जब बिड आती है। वो एक क्वेश्चन है कि एक एंटीक आइटम बेचने के लिए ऑक्शन रखा गया था, फिर पेपर में ऐड दिया, एक व्यक्ति कहीं दूर से आया, बैंगलोर से आता है, वो नागपुर में आके देखता है कि यहाँ तो सेल चल ही नहीं रही है, तो कोई यहाँ पे क्लेम नहीं किया जा सकता। मैंने आपको ये बताया था, इनविटेशन टू ऑफर में जब बोली आएगी तब ऑफर होता है, उसके बाद भी एक्सेप्टेंस होगा तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो यहाँ तो ऑफर भी नहीं हुआ, वो तो सिर्फ पेपर में ऐड देखा था उसने कि भाई यहाँ ऑक्शन सेल होने वाली है, वो देख के वो अटेंड करने आया। तो यहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वही इनविटेशन टू ऑफर वाले पॉइंट का वो क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ होगा तो पूछो। हाँ, क्या क्या? थोड़ा जोर से बोलो, रुको मैं आता हूँ। हाँ, कौन सा? हाँ हाँ, बता देता हूँ। तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये पेन वाला, वही एग्जांपल बेस्ट है वैसे तो। या फिर शेयर ट्रेडिंग भी स्पेक्यूलेशन होता है। पहले स्पेक्यूलेशन का डिक्शनरी मीनिंग बताता हूँ। डिक्शनरी मीनिंग होता है, स्पेक्यूलेट करना मीन्स अंदाज लगाना। हम एक अंदाज लगाते हैं, आपको लग रहा है कि शेयर के भाव बढ़ेंगे, तो इसीलिए आप शेयर खरीदते हैं। पूरा शेयर मार्केट स्पेक्यूलेशन पे ही आधारित है। एक कुछ लेवल तक के स्पेक्यूलेशन जरूरी होता है, तभी मार्केट काम करता है। जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, आपको लग रहा है अगर पेन का भाव बढ़ेगा तो आप ये खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मुझे लग रहा है कम होगा तो मैं बेच डालूंगा। शेयर में भी वही होता है, रिलायंस का शेयर है आज 3,000 का, आपको लग रहा है 3,500 जाएगा तो आप खरीदोगे, मुझे लग रहा है कि अब नीचे आ सकता है तो मैं बेच डालूंगा। सो ये स्पेक्यूलेशन है। लेकिन स्पेक्यूलेशन में देखो, कभी भी पूरे गुड्स की डिलीवरी होगी। अगर मैं शेयर बेच भी रहा हूं तो मैं शेयर आपको दे रहा हूं और पैसे ले रहा हूं। सो यहाँ पे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, गुड्स दिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। मैं ये पेन बेच रहा हूँ तो मैं ये पेन को बेच के पैसा लूंगा, दैट मीन्स गुड्स दूंगा और पैसे लूंगा। हो सकता है वो पैसे 1 महीने बाद कुछ कम ज़्यादा हो जाए, आज 10,000 है, हो सकता है 1 महीने बाद 12,000 हो जाए, हो सकता है 8,000 हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं और पैसे लिए जा रहे हैं। ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन है। ये पूरी तरह से वैलिड होता है जब डिलीवरी ऑफ गुड्स होने वाली है। बट अगर इसमें हम सिर्फ प्राइस डिफरेंस सेटल करने की बात करेंगे तो इसको फिर हम वेजरिंग मानेंगे, जिसमें हमको गुड्स डिलीवर नहीं करना है, सिर्फ जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है, आज इसका 10,000 वैल्यू है, 1 महीने बाद अगर 12,000 हो जाएगा तो मैं आपको आप मुझे 2,000 रुपये देना, और अगर 8,000 हो जाएगा तो मैं आपको 2,000 दूंगा। ये वेजरिंग नेचर का हो गया, वेयर देर इज नो इंटेंशन टू डिलीवर द गुड्स। हमको गुड्स नहीं देना है, हम सिर्फ स्पेक्युलेट करके उसका प्राइस डिफरेंस कैलकुलेट करके सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ये वेजरिंग नेचर का है। ठीक है, तो ऐसा है। तो बेस्ट एग्जांपल पेन वाला ही है, पेन वाला एग्जांपल ध्यान रखो। ठीक है, 17। क्वेश्चन नंबर 17, P sells by auction to Q a horse which P knows to be unsound। एमसीक्यू में, एमसीक्यू में कभी हो सकता है एक आधा आंसर गलत भी हो, तो आप अगर कुछ रहे तो पूछ लिया करो। An agreement made under mistake of fact by both the parties forming the essential subject matter of the agreement is void। ये किसकी बात हो रही? बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक इज रिलेटेड टू फैक्ट, बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, एंड मिस्टेक इज रिलेटेड टू एसेंशियल मैटर। तो 3 पॉइंट होना चाहिए उसमें, पढ़े थे कि नहीं?
3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा द एग्रीमेंट इज वॉइड, वॉइड रहता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, मिस्टेक इज रिलेटेड टू फैक्ट एंड फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। इतना अहम फैक्ट है कि वो डायरेक्टली रूट ऑफ द एग्रीमेंट में जाता है, सो उसको हम सीधा वॉइड एग्रीमेंट मानते हैं। जैसे लासा का एग्जाम्पल था, जब लासा है ही नहीं, लासा की डेथ हो चुकी है, बट मुझे और आपको नहीं पता है, सो ऐसे केस में ये बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। बोथ द पार्टीज आर थिंकिंग दैट लासा इज अलाइव बट द फैक्ट इज लासा इज नो मोर। तो ऐसे केसेस में दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक है, मिस्टेक इज रिलेटेड टू अ फैक्ट, फैक्ट यह है कि लासा नहीं है बट दोनों को लग रहा है वो है, सो मिस्टेक इज रिलेटेड टू फैक्ट एंड फैक्ट इज सो एसेंशियल दैट इट डायरेक्टली गोज इनटू द रूट ऑफ एग्रीमेंट। अगर वो लासा ही नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बचता ही नहीं, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये आंसर है। अगर गलत होगा तो वैसा भी बता दिया करो मुझे, कभी हो सकता है कि गलत है, तो यही है। हाँ, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो होते हैं, इनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोकना चाहता है कि तुम ये लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये अधिकार नहीं होता। हर व्यक्ति को राइट है कि वो जो भी उसके पास स्किल्स है, जो भी उसके पास टैलेंट है, या जो भी उसको आता है वो बता के वो उसको प्रदर्शित करके, स्किल, टैलेंट या लेबर कुछ भी हो, ये तीनों में हल्का सा फर्क होता है। लेबर का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती, उसको हम बोलते हैं लेबर वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंटें उठाने का काम करता हूँ, ये लेबर कहलाता है। स्किल्स का मतलब होता है जिसको हम सीखते हैं, धीरे धीरे अक्वायर की जाती है। जैसे मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ तो ये मेरी स्किल्स हो जाती हैं। तो स्किल जो होती है ये अक्वायर की जाती है। जैसे विराट कोहली है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ये टैलेंट नहीं है, ये स्किल है। तो स्किल जो होती है ना, ये रेगुलर प्रैक्टिस से एक्वायर की जाती है। अपने को लगता है कि टैलेंट है बट नहीं, ये स्किल है, उसने बहुत मेहनत किया होगा तब जाके इस लेवल पे आया है। सचिन तेंदुलकर ने बहुत मेहनत किया होगा तब जाके इस लेवल पे आया। एक महीना अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो वो स्किल डाउन हो जाएगी। सो ये स्किल्स कहलाती है। टैलेंट वो होता है जो इनबॉर्न होता है, यानी बाय बर्थ वो चीज़ रहती है, उसको टैलेंट बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसको बोलते हैं बेटा डांस कर, मस्त आड़ा टेढ़ा डांस करता है, वो कभी सीखा नहीं उसने बट वो कर लेता है, तो ये उसका टैलेंट कहलाएगा। तो टैलेंट और स्किल में हल्का सा फर्क होता है। टैलेंट जो होती है ये इनबॉर्न होती है और स्किल्स अक्वायर की जाती है। तो ज़्यादातर लोग स्किलफुल होते हैं, टैलेंटेड कम लोग होते हैं। सो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को उसकी स्किल्स या फिर टैलेंट या फिर लेबर यूज करके पैसा कमाने से रोक रहे हैं, तो ये वॉइड रहेंगे। दिस इज द जनरल रूल। बट कुछ केसेस में ये एग्रीमेंट्स वैलिड रहते हैं, कभी कभी आप रोक सकते हैं। जब सेल ऑफ गुडविल है, so buyer of goodwill can restrain the seller of goodwill from exercising similar trade, similar profession, similar business होना चाहिए वहां पे। अगर कोई और बिजनेस है तो हम नहीं रोक सकते। फिर रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का एक पर्टिकुलर लिमिट होना चाहिए, स्पेसिफाइड पीरियड तक के। प्लेस का लिमिट होना चाहिए, एंड जब तक के हम बिजनेस कर रहे हैं तभी तक रोक सकते हैं। अगर हमने बिजनेस बंद कर दिया तो हम नहीं रोक सकते, ये देखा था। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बताया, पार्टनर जब तक कंटिन्यू कर रहा है तब तक रोका जा सकता है, छोड़ के जा रहा है तब भी रोका जा सकता है। सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। डिसोल्यूशन के टाइम या एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन में भी रोका जा सकता है, एंड गुडविल के केस में यहाँ पे भी रोका जा सकता है। फिर लीगल डिसीजंस के हिसाब से ट्रेड कॉम्बिनेशन जिनका मेन एम है बेटर सर्विस प्रोवाइड करना, टू रेगुलेट द बिजनेस एंड नॉट टू रिस्ट्रेन इट, नॉट टू क्रिएट मोनोपोली, तो ये पूरी तरह से वैलिड होते हैं। फिर नेगेटिव स्टिपुलेशंस ये भी वैलिड होते हैं जब तक के उसका पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, जितना सर्विस का टाइम है तब तक के वैलिड होते हैं। एक बार उसका टर्मिनेशन हो गया तो उसके बाद आप नहीं रोक सकते, तो जब तक टर्मिनेशन नहीं हुआ तब तक रोक सकते हैं। जो उसका ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट है तब तक रोका जा सकता है। एंड सोल सेलिंग एजेंट्स एग्रीमेंट भी वैलिड होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति एग्री करता है मैं सिर्फ तुम्हारे जो गुड्स है उसमें डील करूंगा, तो ये भी वैलिड होते हैं। हाँ, आउटसोर्सिंग तो नॉर्मल बिजनेस में आते हैं, तो उसमें भी ऐसा रोका नहीं जा सकता, ट्रेड कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा वो। एक और क्वेश्चन आया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब अगले के अगले चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं वैसे बहुत डीप में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है जो हमने प्रॉमिस किया उसको ज़बरदस्ती पूरा करने बोलना। लेकिन ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माइनर के केस में कभी नहीं होता। सो अभी हमने माइनर के केस में सिर्फ पढ़ा है ये, बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है।
तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है, और उसके बाद जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और डीप में। तो अभी उतना ध्यान रखो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है जो प्रॉमिस किया उसको कंपल्सरली पूरा करने बोलना। ठीक है। हाँ। अब रीजनेबल जब जब वर्ड होता है ना तो इसको कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता। जब भी रीजनेबल टाइम बताया गया, रीजनेबल प्राइस बताया गया, तो कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इसका रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होता है, तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो रीजनेबल है, जिस प्राइस पे लोग खरीदते बेचते हैं वो रीजनेबल है। ठीक है, जैसे आलू है 40 रुपए किलो चल रहा है तो वो रीजनेबल प्राइस हो गया। तो 200 रुपए में कोई खरीदेगा बेचेगा तो इट इज नॉट रीजनेबल। तो रीजनेबल का मतलब होता है जो अभी मार्केट में चल रहा है। वैसे ही रीजनेबल टाइम, जब भी रीजनेबल वर्ड है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इट विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो क्या चालू है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या है, अभी प्रिवेलेंट कंडीशंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप पिज्ज़ा खरीद रहे हैं, पिज्ज़ा के लिए रीजनेबल टाइम होगा एक घंटे के अंदर आ जाए, आधे घंटे के अंदर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर आ जाए। सो 2 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया। सो ये हो गया उसका रीजनेबल टाइम। बट अगर आप कार खरीद रहे हैं तो 15-20 दिन भी यहाँ पे रीजनेबल टाइम हो सकता है। प्रॉपर्टी में 6 महीने भी हो सकते हैं। तो कई बार प्रॉपर्टी की कीमत 6-6 महीने तक के चेंज नहीं होती, 6-6 महीने बाद रजिस्ट्री लगाई जाती है। सो अलग अलग केस में रीजनेबल वर्ड को अलग अलग प्रकार से आप डिफाइन करते हैं। ठीक है। हाँ, और कुछ होगा तो पूछ लो, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो बढ़ ही जाते हैं आगे। सो अगला जो पॉइंट है, अभी तक हमने जो देखा ना, इनमें हम कॉन्ट्रैक्ट के बनने से रिलेटेड चर्चा कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या रहते हैं, ये सब हम देख रहे थे। अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो उसके बाद इसको परफॉर्म करने की बारी आती है। तो जैसे ए ने बी को बोला था क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, और बी ने बोला था हाँ। तो जैसे ही बी ने हाँ बोला, दो वादे निर्माण हो गए थे। अब यहाँ पे दोनों की जिम्मेदारी क्रिएट हो गई। ए की जिम्मेदारी है ही शुड डिलीवर द कार, और बी की जिम्मेदारी हो गई कि बी शुड पे फॉर द कार। दोनों जन को ये कार्य परफॉर्म करना है। तो वादा तो कर लिया, लेकिन इस वादे को परफॉर्म करना है। तो ये जब परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करने का मतलब क्या है, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुए हैं दोनों पार्टी के, जब ये दोनों पार्टीज अपने अपने लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देती है तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। और ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाते हैं। आप देखोगे 90-95% कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगे वो परफॉर्म होके खत्म होते हैं। जैसे आपने कैब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको टीचिंग सर्विस मिलेगी, तो ये परफॉर्म होके खत्म होगा। तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म होके खत्म होते हैं। आप कार खरीदने जाते हैं, आपने कार खरीदा, पैसा दिया, परफॉर्म हो गया और ये खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। सो ज्यादातर 90% कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस से खत्म होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स फिर ब्रीच वगैरह या और दूसरी चीजों से भी खत्म होते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस से खत्म होंगे। अब परफॉर्मेंस दो प्रकार के बताए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का होता है। पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसका मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, क्रिएट हुआ था एक लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट था क्या, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट एंड देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन। सो जब इस लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। सो परफॉर्मेंस दो प्रकार के बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक बताया है एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरा बताया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। या इसी को हम एक नाम और देते हैं ऑफर टू परफॉर्म, या इसी को एक नाम और देते हैं टेंडर।
सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है यहां पे क्या होगा, बोथ द पार्टीज, बोथ या ऑल द पार्टीज, जितनी भी पार्टीज है, हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड देयर लीगल ऑब्लिगेशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉमिस किया था कि वो कार लाके देगा, तो ए डिलीवर्स द कार, कार या गुड्स जो भी है, गुड्स दे दिया उसने। और बी ने वादा किया था वो पैसा पे करेगा, तो बी पेज फॉर द गुड्स। दोनों पार्टीज ने अपना अपना कार्य पूरा कर दिया, तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म हो गया। बोथ द पार्टीज हैव एक्चुअली परफॉर्म देयर लीगल ऑब्लिगेशंस, उन्होंने अपना अपना कार्य पूरा कर लिया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में हम क्या बोलते हैं कि एक पार्टी तैयार है, वन पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म his legal obligation, but other party does not accept performance। जैसे कि ए है, ए अटेम्प्ट्स टू डिलीवर कार, वो कार लेके आया बी के पास कि ये लो मैं कार लेके आया हूं, बट बी फेल्स टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर इट। तो बी ने इसका पैसा नहीं पे किया और बी मना करता है, बी बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं परफॉर्म करूंगा, इसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ए हैज अटेम्प्टेड टू परफॉर्म बट बी हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। सो ये एक प्रकार का ब्रीच भी है, इसको ही हम अगले चैप्टर में ब्रीच में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक तैयार है दूसरा मना कर रहा है, तो ये ब्रीच भी कहलाएगा। तो ब्रीच का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। तो यहां पे बी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। So when the promisor is ready to perform the contract but the promisee is not willing to perform, promisee मना कर दे रहा है। So वैसे दोनों को आप promisor promisee मान सकते हैं, बट ये चैप्टर समझने के लिए अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो कार डिलीवर करेगा और बी प्रॉमिस कर रहा है कि वो 1 लाख रुपए पे करेगा। So ऐसे केस में हमने ए को मान लेना है प्रॉमिसर, वैसे दोनों को ही प्रॉमिसर बोल सकते हैं, और बी को मान लेंगे प्रॉमिसी। यहां पे ये चैप्टर समझने के लिए ध्यान रखो, जिसको भी कुछ गुड्स देना है या कोई सर्विस प्रोवाइड करना है उसको हम प्रॉमिसर मानो, और जिसको सिर्फ पैसा पे करना है उसको प्रॉमिसी मानो। तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझेगा। ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूं, रियल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है ये कार दे रहा है, ये कोई और गुड्स दे रहा है, ये समझो एक बाइक दे रहा है, तो ऐसे केस में दोनों ही जनों को गुड्स देना है, तो दोनों ही प्रॉमिसर दोनों ही प्रॉमिसी है। सो इसीलिए वैसे ये रूल एकदम सही नहीं है, बट ये चैप्टर समझना आसान हो जाएगा अगर आप ऐसा मान लोगे तो। ठीक है, तो कई बार ऐसे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि आप ऐसा अगर समझ लोगे तो ये आसान हो जाएगा, उसके बाद फिर आप एक बार समझ जाए चैप्टर तो फिर आप दूसरे एंगल से भी सोच सकते हो, बट अभी का आप एक एंगल से सोचो कि जिसको गुड्स देना है या कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है उनको प्रॉमिसर मानो, जिसको सिर्फ पैसा पे करना है उसको प्रॉमिसी मान लो। ठीक है। सो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब यहां पे जब ए तैयार है परफॉर्म करने को बट बी मना कर रहा है, तो ऐसे केस में ए ने अपना काम पूरा कर चुका है और इसीलिए इसको भी हम परफॉर्मेंस ही बोलते हैं। भले ही परफॉर्म हो नहीं पाया बट उसने ट्राई तो किया, इसीलिए हम उसको ऑफर टू परफॉर्म बोलते हैं, या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलते हैं, या टेंडर बोलते हैं। तो टेंडर का क्या मतलब है? टेंडर ऑफर है, अच्छा, इनविटेशन है, अच्छा ऑफर है, हाँ।
तो टेंडर ऑफर होता है। तो टेंडर की डिक्शनरी डेफिनेशन भी आप उठाओगे ना तो ऑफर मतलब है उसका। लेकिन यहां पे जो टेंडर है ना, ये वो टेंडर नहीं है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। वहां पे जो ऑफर था वो कौन सा था? वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ऑफर था जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। वो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो यहाँ पे ऑफर हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था तो उस टाइम के टेंडर की बात हो रही थी। तो वहां पे ऑफर का मतलब था ये, ऑफर या टेंडर का मतलब था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम का टेंडर। लेकिन अब बात हो रही है परफॉर्मेंस की। समझो 1 महीने बाद इसको परफॉर्म करना था और परफॉर्मेंस के टाइम जब ए गुड्स लेके आ रहा है, वो बी के पास आता है और बोलता है कि ये लो मैं गुड्स लेके आया, ही इज ऑफरिंग टू परफॉर्म। सो यहां पे जब हम टेंडर बोल रहे हैं ना, तो ये टेंडर का मतलब, ये सिर्फ ऑफर ना बोलते हुए इसको हमने बोलना चाहिए इट इज एन ऑफर टू परफॉर्म। तो दोनों ऑफर है लेकिन दोनों ऑफर में फर्क है। ये ऑफर कौन सा था? कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम ऑफर एक्सेप्टेंस वाला ऑफर है। ये अब परफॉर्म करने के लिए वो गुड्स लेके आ रहा है कि ये लो मैं गुड्स लेके आया हूं। सो ही इज ऑफरिंग द गुड्स बट बी इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट इट। तो दोनों ऑफर अलग हैं। सो ये ऑफर एक्सेप्टेंस वाले ऑफर की बात नहीं है। यहाँ पे टेंडर का मतलब वो ऑफर एक्सेप्टेंस वाला टेंडर नहीं है। यहाँ टेंडर का मतलब है ऑफर टू परफॉर्म। ही इज ऑफरिंग दी गुड्स, वो गुड्स लेके आया कि ये लो गुड्स लेके मैं आया हूं। तो यहाँ परफॉर्मेंस के टाइम की ऑफर की बात हो रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम की थी, अब बन चुका है। परफॉर्म होने के टाइम पे ए गुड्स लेके आ रहा है तो ही इज ऑफरिंग टू परफॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंडर। बट दोनों टेंडर अलग है। अलग इसीलिए क्योंकि यहां पे आपने पढ़ा था टेंडर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी कंडीशनल। अब हम बोलेंगे ऑफर में कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो वो अभी हम समझेंगे। तो अभी वक्त तो गुजर चुका है, अगली क्लास में हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं 1-2 दिन एकदम बैक टू बैक क्लासेस है, इसीलिए अभी डाउट्स मैं अगली क्लास में ही लूँगा। अगली क्लास अपनी दोपहर को है कल की। तो कल आपको कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो लेके आ जाना। ठीक है, तो कल ये रीड करते हैं, उसके बाद जैसे कोई किसी ने आंसर भी दिखाया था तो आंसर भी कल वगैरह मुझे दिखा देना। चलो, सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।